Hello everyone, welcome to Prakshi classes and today we'll be discussing the regression analysis part number 4. अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 की वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें हमने रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स अलग अलग तरीके के फॉर्मूले सीखे थे हमने और एक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था। आज हमने जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के नए फॉर्मूले सीखे हैं उन पे बेस्ड मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो पहले वो पॉइंट्स सिखाऊंगी और फिर उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी आपको, ठीक है। सो दिस कोर्स रिग्रेशन एनालिसिस जो आपका चैप्टर है, पूरा यूनिट है, ये आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है एंड दिस कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर द बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स एज वेल एज द एनटीए नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स, क्योंकि इसमें से आपके एमसीक्यूज बहुत बनते हैं बेटा। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता पूरा सॉल्व करने का, बट आपको थ्योरेटिकल वाइज इनके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। क्योंकि अगर आपके पास थ्योरी भी आएगा तो अगर आपको एक्सप्लेन करना आ जाए रिग्रेशन एनालिसिस, तो रिग्रेशन एनालिसिस की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ये बता सकते हैं। बट अगर आपको पूरा 16 मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं तो बेटा आपको ये दिखाना पड़ेगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के फॉर्मूलेस कैसे बनाए आपने और उनको आपको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो, बेसिकली स्टैट्स एंड मैथ्स आर अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो कोई भी अगर आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें ये उम्मीद मत करके रखा करो कि थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी कर जाएंगे। थ्योरी क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना आना चाहिए। एग्जामिनर को ये बताना चाहिए आपको कि आपको थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है। तो इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ थ्योरी क्वेश्चन, गिव एन प्रैक्टिकल अप्रोच टू दैट थ्योरी क्वेश्चन ऑल्सो। क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सारी वीडियोस आप पार्ट वाइज देखें एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर किया करें, क्योंकि लाइक्स बहुत ही कम मिल रहे हैं एंड आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या चांसेस है इंप्रूवमेंट के, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर द रिप्लाईज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन नंबर 4 के साथ। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है। पहला पॉइंट, इफ आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, बेटा मैंने आर क्या बताया था पिछले पार्ट में, आर इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर आपका क्या होता है बेटा, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। बी एक्स वाई क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, और बी वाई एक्स क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम आर की बात कर रहे हैं, दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्लियर? अगर आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट प्लस माइनस 1 है, इसका मतलब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर साइन दोनों के बने होते हैं तो इसका मतलब वो प्लस भी है और इसका मतलब वो माइनस भी लेना है। बात समझ आ रही है? अगर वो r इक्वल्स टू 1 है, प्लस 1, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दैट मीन्स जो दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, वो परफेक्टली क्या है, कोरिलेटेड है। 100% उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और वो पॉजिटिव मैनर में एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो प्लस है। इसका मतलब है अगर x वेरिएबल 10% बढ़ रहा है तो y वेरिएबल भी 10% ही बढ़ेगा। दैट मीन्स 100% चेंज है, तो दोनों में सेम चेंज आना। अगर r इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक वेरिएबल 10% से घट रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी 10% से घटेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव है ना, तो गिरता हुआ पता चलेगा, और यहाँ पे प्लस है तो बढ़ता हुआ दिखेगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर आपका r इज इक्वल टू प्लस माइनस है, प्लस माइनस ये बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर प्लस है तो बेटा पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर माइनस है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। एंड व्हाट डज दिस 1 स्टैंड फॉर? 1 मतलब परफेक्ट। अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो r इक्वल्स टू प्लस माइनस परफेक्ट कोरिलेशन है x एंड y का। अगर r +-1 है तो इसका मतलब परफेक्ट कोरिलेशन है, और अगर परफेक्ट कोरिलेशन होता है तो दोनों रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं, कोइंसाइड करती हैं। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि जो x बार और y बार होगा वो उन्हीं ऑब्जर्वेशंस में से लाई करेगा। अगर मेरी x जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये है, ठीक है,
इसमें जो मेरा एक्स बार बनेगा ना, इसी में से एक्स बार लाई करेगा। तो जो मेरी लाइन बनेगी वो एक्स बार से एक्स बार से जाएगी क्रॉस करके, और वाई बार से भी जाएगी। दैट मीन्स दोनों रिग्रेशन लाइंस क्या करेंगी, कोइंसाइड करेगी, क्योंकि उनके बीच में जब 100% कोरिलेशन है तो रिग्रेशन भी कितना होगा, 100% होगा। ये याद रखिएगा। अगर r इक्वल्स टू +1 है तो आपकी रिग्रेशन लाइंस दोनों कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड का मतलब होता है बेटा दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेगी। ये देखो डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है, अगर +1 है इसका मतलब है कोई चीज ऊपर जा रही है, +1 मतलब बढ़ता हुआ दिखना है। तो ये दोनों रिग्रेशन लाइंस क्या है, कोइंसाइड कर रही है। बेटा देखो एक ही लाइन दिख रही होगी, क्योंकि ये दोनों लाइंस, ये एक लाइन और ये एक लाइन, दोनों लाइंस एक दूसरे पे लाई कर रही है। तो आपको दिख ही नहीं पाएंगे कि दो लाइंस है, आपको लगेगा कि एक ही लाइन है। ये एक लाइन और इसी के ऊपर दूसरी एक लाइन बना दी मैंने। बात समझ आई है। और अगर r आपका -1 है तो नीचे हुई गिरती हुई दिखेंगी, और दोनों रिग्रेशन लाइंस क्या है, कोइंसाइड करती हैं। ये मेन प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की, कि अगर r की वैल्यू +1 होती है तो दोनों रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड करती है ऊपर जाते हुए, और अगर r की वैल्यू -1 होती है तो दोनों रिग्रेशन लाइंस नीचे जाते हुए कोइंसाइड करती हैं। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट सुनिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर r 0 है, r 0 का मतलब है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स, तो नो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो दोनों रिग्रेशन लाइन क्या होंगी बेटा, परपेंडिकुलर होंगी टू ईच अदर। ये याद रखिएगा। अगर r आपका 0 है दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट नो कोरिलेशन। अगर कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, इसलिए वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अब परपेंडिकुलर देखो कैसे डायग्राम बना है। ये देखो, ये आपकी x ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आपका x बार है, ये आपकी y ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आपका y बार है, ये आपकी y की लाइन जा रही है और ये आपकी x की रिग्रेशन लाइन जा रही है, राइट। ये दोनों क्या बना रही है, परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री। देखो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर हो रहा है पॉइंट। परपेंडिकुलर मीन्स एक लाइन सीधी जाएगी तो एक वर्टिकल जाएगी तो एक हॉरिजॉन्टल जाएगी। ये देखो एक हॉरिजॉन्टल जा रही है और एक वर्टिकल जा रही है। बात समझ आई है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो टू रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अगर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्म में आते हैं तो क्या आ सकता है कि इफ r इज इक्वल टू 0 देन द टू रिग्रेशन लाइंस, फर्स्ट ऑप्शन कोइंसाइड, सेकेंड ऑप्शन intersect each other, third option perpendicular to each other and fourth option none of the above। तो देखो बेटा अगर r +1 होता है या -1 होता है तो हमें पता है दोनों रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड करती हैं, तो कोइंसाइड ऑप्शन तो चला गया। अगर r 0 होता है तो हमें ये बात पता है कि दोनों रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, परपेंडिकुलर होती है टू ईच अदर, तो इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन चला गया। तो दैट मीन्स r इक्वल्स टू 0 है तो दोनों रिग्रेशन लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। क्लियर हुआ पॉइंट। पक्का ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो देखिए, फाइंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मीन आपको bxy और byx निकालना है। इफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x एंड y आर 4 and 3, दैट मीन्स आपको स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है x की 4 और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y दिया हुआ है 3, एंड कोरिलेशन का कोफिशिएंट दिया हुआ है x एंड y के 0.8। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि मैंने जब पहले आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट समझाए थे तो मैंने आपको फॉर्मूले ऐसे वाले करवाए थे, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन अपॉन में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ऐसे बहुत बड़ा फॉर्मूला कराया था। ये जो फॉर्मूला था बेटा तब लगेगा जब आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, एक्स 2 से 4 6 8 कुछ भी एक्स दिया होगा, बट यहाँ तो कोई एक्स ऑब्जर्वेशंस गिवन ही नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। अब फिर मैंने आपको रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले सिखाए थे जब आपको कोवेरियंस और वेरियंस गिवन हो, जब आपको कोरिलेशन का कोफिशिएंट और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो। तो अब आपको दिमाग ये लगाना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पॉइंट समझ आ रही है कि आपको कैसे पता चलेगा आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो अब आप देखिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन है। इसका मतलब है रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, r इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वेरिएबल अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वेरिएबल। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हो। तो पहले सॉल्यूशन में आप लिख लो कि आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x को आप कैसे लिखते हो, आधा न और नीचे x, तो ये कितना दिया हुआ है 4। फिर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y दिया हुआ है, आधा न और y कितना दिया हुआ है 3। फिर आपको कोरिलेशन का कोफिशिएंट दिया हुआ है जिसे आप बोलते हो r, ये कितना दिया हुआ है 0.8। यहां तक क्लियर।
उसके बाद हमें पता है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के जो फॉर्मूले होती है, आपको यूजिंग आर, यूजिंग स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, यूजिंग स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, अगर आप बी एक्स वाई निकाल रहे हो तो आर को तो आप रखोगे, एक्स पहले है तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स पहले, और वाई नीचे है क्योंकि वाई इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई नीचे। फिर आप बी वाई एक्स निकाल रहे हो तो आर तो साथ बाई चलेगा, पहले स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई जाएगी और फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स जाएगी। क्लियर, ये फॉर्मूला डन। बस इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो हमने वैल्यूज पुट करी, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर हमारा 0.8 है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स 4 है और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई 3 है। फिर हमारा बी वाई एक्स क्या है बेटा, आर हमारा 0.8 है, वाई की स्टैंडर्ड डिवीजन 3 है और एक्स की स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है। अब अगर बी एक्स वाई की बात करूं तो बी एक्स वाई कितना आ रहा है 1.07, और अगर बी वाई एक्स की बात करूं तो इट इज 0.6। तो हमें बेसिकली रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ही निकालने थे, तो हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एक आ रहा है 1.07 और एक आ रहा है 0.6। इट्स एन इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं था ट्रिकी पार्ट, बस सोचने वाली बात ये थी कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो डिपेंड करेगा जब आपको फॉर्मूलेज माइंड में सेट रहेंगे। अगर आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो बेटा वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको ऑब्जर्वेशंस की जगह कोवेरियंस और वेरियंस गिवन है तो फिर कोवेरियंस अपॉन वेरियंस का फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो दिमाग आपको बस ये बिठाना है कि जो चीजें हमें गिवन होंगी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, अब आगे देखते हैं। आगे भी हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगी, मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो में, अगले पार्ट नंबर 5 में ये एग्जाम्पल मैं पूरा सॉल्व करके सिखाऊंगी, बट पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप वीडियो देखें और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करा रही होंगी तो आप इसे मैच करिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर? तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूट 2 रिग्रेशन लाइंस यूजिंग द डेटा। यहाँ पे आपको 2 रिग्रेशन लाइंस बनानी है। बेटा 2 रिग्रेशन लाइंस का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है। और अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है तो मैंने आपको क्या बताया था, उसके पहले आपको क्या चाहिए होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स चाहिए होते हैं। इसका मतलब है पहले आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालेंगे, उसके बाद उन दोनों को यूज करके रिग्रेशन इक्वेशंस बनाएंगे। यहाँ पे आपको एक्स एंड वाई वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स वेरिएबल का मीन दिया हुआ है 40, वाई वेरिएबल का मीन दिया हुआ है 45। बेटा व्हाट इज दिस मीन, एक्स वेरिएबल का मीन दैट मीन्स एक्स बार दिया हुआ है और वाई वेरिएबल का मीन दैट इज वाई बार दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर? मैं हिंट्स भी देती जा रही हूँ साइड बाय साइड। फिर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है एक्स की, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 10। फिर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है वाई की, तो आप ऐसे लिखते हो 9। फिर आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है एक्स एंड वाई का, दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट को आप क्या बोलते हो, आर। तो आर आपको कितना दिया हुआ है 0.50। यहां तक क्लियर? इसका मतलब अगर आप देखें तो आपको आर दिया हुआ है, ठीक है, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई दिया हुआ है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन करा वो सेम जैसा नहीं लग रहा है आपको कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैसे निकलेंगे, आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वन वेरिएबल ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों को यूज करके आप रिग्रेशन कोफिशिएंट्स तो बहुत इजीली निकाल लोगे। जब आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ जाते हैं तो आप रिग्रेशन इक्वेशन भी बना लेते हो, क्योंकि मैंने सेकंड पार्ट में सेकंड लेसन में मैंने आपको रिग्रेशन इक्वेशन बनाना सिखाया है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी होगी पार्ट नंबर 2 वाली, तो आपको समझ आ जाएगा कि रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। जब आपकी दोनों रिग्रेशन लाइंस आ गई तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बट अगर आप देखें तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ऑल्सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 48 यूजिंग रिग्रेशन इक्वेशन। आपकी जो 2 रिग्रेशन इक्वेशंस आई हैं उसमें आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, वाई की, किसको यूज करके, x इज इक्वल टू 48। अब ध्यान से देखो बेटा 2 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, x एंड y। मुझे पहले एक बात बताओ, x की वैल्यू गिवन है, हमें किसकी वैल्यू गिवन होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। इसका मतलब है दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस में से मैं कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करूंगी तो y की वैल्यू आएगी। इसको पता करने के लिए पहले मैंने ये बताया कि कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। अब अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो आपको कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन यूज करनी होगी, दिमाग लगाओ। अगर मैं बोलूं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y,
हमें अगर बोलते हैं तो x ऑन y मीन्स x डिपेंड्स ऑन y, तो यहाँ तो x डिपेंडेंट हो गया जबकि x तो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है मुझे रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी यूज करनी होगी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। दैट मीन्स y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारी सिचुएशन को सूट कर रहा है। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x में x की वैल्यू को 48 पुट करके y की वैल्यू निकल जाएगी। सो सिंपल। आपको दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस में से पहले ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन यूज करनी है। वो कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन से ही आपको इनडायरेक्टली पता चलेगा कि क्वेश्चन में आपको कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, इनडायरेक्टली दोनों में से आपको एक ही चूज कर लेनी है। आपको बात समझ आई कैसे हमने दोनों में से एक चूज की, समझ कर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सब समझ आएगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, कोई बात नहीं हुआ तो मैं अगले पार्ट में समझाऊंगी पूरा क्वेश्चन, ठीक है। सो आई जस्ट वांट कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें, एक बार ट्राई जरूर करें, ठीक है। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए करें एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस, सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें, सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं, नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएं। प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा एंड एक रिक्वेस्ट और कि लाइक ज़रूर किया करें वीडियोस को, प्लीज़, इट्स अ बिग रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड शेयर विद द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज वीडियोस। एंड लेट मी नो अगर कोई और टॉपिक्स हैं, आपको किसी और टॉपिक्स में डाउट आ रहे हैं, किसी चैप्टर में डाउट है, किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर में डाउट है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।